शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करते। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एमओटी, रेजोनेंस और ये सारी चीज़ें ख़त्म की। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, सही है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, और वो है आयोनिक रिएक्शंस वर्सेस कोवेलेंट रिएक्शन के आयोनिक और कोवेलेंट रिएक्शन में क्या फ़र्क है। इधर देखें, ऑलरेडी इसकी जो नेमिंग है वो शो कर रहे हैं कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आयंस के दरमियान कोई पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगा और कोई कंपाउंड बनेगा, और ये कोवेलेंट रिएक्शन है। इसका मतलब है यहाँ पे एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और कोई कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, समझ आ रहे। और आयोनिक रिएक्शंस में आयंस आपस में मिलके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, समझ आ रहे। अब देखिए, आयोनिक जो रिएक्शन है वो इंतहाई विगोरस होते हैं। विगोरस मीन दे आर फास्ट रिएक्शन। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा आयोनिक कंपाउंड है और आप उनको मिक्स करते हैं तो उनका रिएक्शन जल्दी पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड जो कोवेलेंट रिएक्शन है वो इंतहाई स्लो होते हैं। इधर देखिए शाबाश, अगर आपके पास लैब में फ्लास्क मौजूद है और उस फ्लास्क में आप ऐसे करें कि सिल्वर नाइट्रेट डाल दें। क्या डाल दें? सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए, सिल्वर नाइट्रेट एक आयोनिक कंपाउंड है। इधर देखिए शाबाश, सिल्वर मेटल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप ऐसे करें कि एक और कंपाउंड ले लें जो आयोनिक, समझ आ रहे। आप इसके अलावा और भी कंपाउंड ले सकते हैं। इसके बजाय आप सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। जो भी नेगेटिव कंपाउंड हो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मकसद ये है, अगर आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड हो, उस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो, तो वो एक दूसरे के साथ इंतहाई विगोरस रिएक्शन करेंगे। जैसे ही आप डालेंगे इनके दरमियान रिएक्शन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, सॉलिड मटेरियल बन जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कोवेलेंट रिएक्शन है, सपोज आपके पास है हाइड्रोजन गैस और आप इस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करना चाहते हैं आयोडीन गैस के साथ, समझ आ रहे कि नहीं आ रहा, या किसी और के साथ, समझ आ रहे, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ जो भी है, तो जब आप इनको आपस में मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, ये टाइम कंज्यूम करेगा। उसकी एक वजह है, देखिए, हाइड्रोजन ऑलरेडी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और अगर क्लोरीन या आयोडीन है वो भी ऑलरेडी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इन इलेक्ट्रॉन पे दोनों का होल्ड है, तो लिहाजा अगर आप इनकी केमिकल रिएक्टिविटी करते हैं तो ये आपस में आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है पॉजिटिव चार्ज और जिसने लिया है नेगेटिव चार्ज, तो इन मॉलिक्यूल पे ऑलरेडी पोलैरिटी ज्यादा है, तो लिहाजा ये अचानक रिएक्शन करते हैं। मगर यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर या तो पोलैरिटी होती नहीं है, और अगर होती है तो डायपोल मोमेंट में हमने कैलकुलेट किया था उसका परसेंटेज कम होता है, मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिस तरह HCl है, लेकिन पोलैरिटी कम जो है उसकी होती है। तो देखिए, इसकी रिएक्शन स्लो इसलिए है, इन पे चार्जेस नहीं है। तो सबसे पहले आप इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे, इसके बाद आपने इस बॉन्ड को ब्रेकअप करना होगा, इसके बाद जब ये ब्रेकअप होंगे तो आपस में मिलेंगे और सपोज ये वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिहाजा ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शंस है। इसमें से ओल्ड बॉन्ड्स को आपने ब्रेकअप करना है, तब जाके आपने न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल से मुराद ये है कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड की हम एग्जांपल ले लें, तो सोडियम क्लोराइड सपोज आपके पास किसी कंटेनर में है, तो ये जो है ये सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये आयंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इनकी कोई स्पेसिफिक अलाइनमेंट या अरेंजमेंट नहीं होती, तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये डायरेक्शनल नेचर नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो कोवेलेंट रिएक्शंस है वो डायरेक्शनल है, उसका डायपोल मोमेंट से हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूनिट है।
दूसरा HCl मॉलिक्यूल वो भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूनिट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनके अंदर डाइपोल मोमेंट है लेकिन बॉन्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है, इधर आपको बॉन्ड की डायरेक्शन मालूम नहीं है। और वैसे भी थियोरेटिकली हम आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी में पढ़ते हैं कि ये जस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस हैं। समझ आ रहे हैं? और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों न्यूक्लियाई के इफेक्ट के अंदर होते हैं तो लिहाजा ये डायरेक्शनल बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये डायरेक्शनल नहीं है। आयनिक कंपाउंड का एक और प्रॉब्लम है कि आयनिक कंपाउंड मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं लेकिन मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड वो सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करते। अब अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है ना और किसी दूसरे सॉलिड आयनिक कंपाउंड के साथ आप इसको ट्रीट करें वो रिएक्शन नहीं करते। इनके लिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशंस बनानी पड़ती है। तो आयनिक कंपाउंड आम कंडीशन पे आयोनाइज नहीं होते। हम ये पढ़ते हैं कि इनको जब हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं तब जाके ये आयोनाइज होते हैं। अब अगर आपने सोडियम क्लोराइड की किसी कंपाउंड से रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले इसकी आप एक सॉल्यूशन बनाएं। जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे इसके ऊपर आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव एक्वस और ये जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस, सॉरी फ्लोरीन आयन एक्वस। तो मकसद ये है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रिएक्टिविटी नहीं करता लेकिन अगर उसका आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाए तो वो फिर रिएक्टिविटी करते हैं, या उसके गैसियस आयन बनाए तब भी वो रिएक्टिविटी करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो किसी स्टेट में भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसके रिएक्शन सॉलिड्स में भी पॉसिबल है, लिक्विड्स में भी पॉसिबल है और गैसेस में भी पॉसिबल है। समझ आ रहे हैं? तो मकसद ये है कि दे में रिएक्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड में भी कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं, गैसेस उसमें भी कर सकते हैं। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो आयनिक कंपाउंड है इनमें एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अल्लाह ने इनमें एक प्रॉपर्टी रखी और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस के काम आती है। इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं? जब आप कोई मटेरियल एक सॉल्यूशन में डाल दें और वो वहां पे आयोनाइज हो और उसमें आप करंट कंडक्ट कर सके, बिजली कंडक्ट कर सके, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और लिसिस मीन ब्रेकिंग। जब आप कोई कंपाउंड ले ले वो एक सॉल्यूशन में पोलराइज हो सके यानी वो आयोनाइज हो सके और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो बिजली कंडक्ट कर सके, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और उस कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड कहते हैं। समझ आ रहे हैं कि नहीं? तो आयनिक कंपाउंड मोस्टली इलेक्ट्रोलिसिस करें। तो अगेन पॉइंट, ये सॉलिड कंडीशंस में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते। आपने इसको मोल्टन सॉल्यूशन बनाना है या मोल्टन स्टेट में ये बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड है, सारे नहीं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस शो नहीं करते। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है अगर उनमें पोलैरिटी की एबिलिटी है या वो आयनाइज हो सकते हैं तो वो बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपने एसिटिक एसिड का नाम तो सुना है ना, सिरका जो है। अब वो जो है कोवेलेंट कंपाउंड है मगर उसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कोवेलेंट कंपाउंड है मगर उसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है। तो मकसद ये है कि बास ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड भी है जिनमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है मगर मैक्सिमम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड ये बिजली कंडक्ट करने के काम नहीं आते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसकी मैंने जनरलाइज एग्जांपल ली है। अच्छा देखिए, ओवरऑल बस ये लास्ट कंक्लूजन देख लें कि आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी है उसका ताल्लुक है पोलैरिटी के साथ। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी आयनिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? जितने मॉलिक्यूल में आयनिक कंपाउंड में जो फार्मूला यूनिट्स हैं उनके ऊपर अगर चार्जेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। समझ आ रहे? और कोवेलेंट कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो पोलैरिटी के इनवर्सली रिलेशन है। समझ आ रहे कि जितने वो मॉलिक्यूल जो है आपके पास उसकी रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी अगर वो आपके पास लेस पोलर होते हैं। तो इसमें भी कुछ केसेस हैं जो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे इनमें उसकी कंडीशन उधर मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ आ रहे? अब देखिए, जो लास्ट पॉइंट में से ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि ये रिएक्शन इसलिए ओवरऑल स्लो है क्योंकि इन रिएक्शन में अगर आप देखिए, इन रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स पहले टूटते हैं और नए बनते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये स्लो है।
अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा सा इलाबोरेट कर लो क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होंगे कि ये इस तक का मतलब है। देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड है HF, कोवेलेंट कंपाउंड है HCl, कोवेलेंट कंपाउंड है HBr और कोवेलेंट कंपाउंड है HI। देखिए, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, तो हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब में कॉमन है। इधर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 7 में सबसे ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, और जब टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। उसकी एक वजह है, फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को या जो शेयर इलेक्ट्रॉन हो इनको ज्यादा खींचता है, उसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा है। जब आप नीचे आते हैं ना तो इस एटम का साइज बढ़ता है। अब इसमें न्यूक्लियर जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पावर कम होगा। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी कम है। जब और भी नीचे आएंगे तो साइज और भी बढ़ेगा, अब न्यूक्लियर पावर और भी कम होगा। न्यूक्लियर पावर टॉप टू बॉटम कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी ना। अब देखिए, तो ओवरऑल अगर आप देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जो है पॉजिटिव और ये हाईली नेगेटिव, समझ आ रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है, समझ आ रहे हैं, और इस मॉलिक्यूल की उससे भी कम, और HI के दरमियान जो पोलैरिटी है वो सबसे कम है। तो देखिए, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो पोलैरिटी के इनवर्स में है। जो ज्यादा पोलर होगा वो लिस रिएक्टिव होगा और जो कम पोलर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए, HF को ब्रेक करने के लिए अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का कोई कोवेलेंट रिएक्शन करते हैं तो HF को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, और HI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसको ब्रेकअप करना इंतहाई इजी है। तो जो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा कोवेलेंट के केस में वो इस कंडीशन के मुताबिक कम रिएक्टिव है, और जो कम पोलर है वो इस कंडीशन के मुताबिक ज्यादा रिएक्टिव। समझ आ गया इस पॉइंट की। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है इसका ताल्लुक बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी है, इसका ताल्लुक बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी है। तो जनरली उधर हम फिर ये पढ़ते हैं, ये आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कोई कोवेलेंट दो एटम्स है उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया है, दो एटम्स है इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है, और दो एटम्स है इन्होंने तीन बॉन्ड बनाए। अब इधर देखिए, आपको याद है इसमें इस कैरेक्टर सारे सिंगल बॉन्ड है, इस कैरेक्टर है 25%, इसमें इस कैरेक्टर है 33%, और इसमें इस कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर कितना है 50%। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना इस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, और इसकी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है न्यूक्लियर पावर, इसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर पावर कम है, और इसका न्यूक्लियर पावर सबसे कम है। अगर न्यूक्लियर पावर ज्यादा है तो पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी ज्यादा है, न्यूक्लियर पावर ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा है, और यहाँ पे पोलैरिटी इससे कम और यहाँ इससे कम। तो जो ज्यादा पोलर है वो इस रूल के मुताबिक सबसे कम रिएक्टिव होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए रिएक्टिविटी, पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन एक जैसा है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो इनमें से अगर हम देख लें, ये सबसे कम रिएक्टिव है और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और भी कुछ कंडीशंस है लेकिन वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन शाबाश? तो ये यहाँ खत्म हो जाता है।